नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नोएडा में किडनी कांड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य विभाग तक अब इसकी आंच पहुंचती हुई नजर आ रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन देखने को मिला। कब्जे में जरूरी दस्तावेज लिए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अनुमानित जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एनओसी के जरिए, फर्जी एनओसी के जरिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो मामला सामने आया था उसी पर यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग तक अब जांच की आंच जो है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसमें एक्शन लिया है। जो जरूरी दस्तावेज हैं उन्हें कब्जे में लिया गया है, जानकारी ये है, और इन्हीं के जरिए अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो नोएडा के किडनी कांड की जांच स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय तक पहुंच चुकी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंग ट्रांसप्लांट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए। वहीं साल 2022 से अब तक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दी गई अनुमति की जांच की जाएगी। बांग्लादेश में साजिश, भारत में ऑपरेशन। किडनी का काला कारोबार। किडनी चोर गैंग का सनसनीखेज सच। दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक ऐसी साजिश रची गई जिसे रचने वाले भी हिंदुस्तानी थे और उसे अंजाम भी भारत में ही दिया गया। ये साजिश थी किडनी के काले कारोबार की। दिल्ली एनसीआर में किडनी का अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यारोपण नेक्सस चल रहा था, उसका भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिल्ली और नोएडा के दो नामचीन हॉस्पिटल हैं, उनके डॉक्टर और उनके कर्मचारी समेत बांग्लादेश के कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आपको बता दें, करीब 500 लोगों का पिछले कई वर्षों में ट्रांसप्लांट किया गया और इसमें खास बात यह है कि बांग्लादेश से डोनर नौकरी के नाम पर बुलाया जाता था, उसके बाद उसका पासपोर्ट जब्त किया जाता था और पासपोर्ट जब्त करने के बाद प्रेशर बनाया जाता था कि किडनी ट्रांसप्लांट की जाए, उसके बाद ही नौकरी मिलेगी। 16 जून 2024, जसोला गांव, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को खुफिया विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलती है कि एक गैंग के लोग अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के काले धंधे में शामिल हैं। यह खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। अब बारी थी सूचना की पुष्टि करने की। इन्फॉर्मर की खबर कंफर्म होते ही 16 जून को एसीपी क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम में 3 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और पुलिस के जवान थे। इसी रोज टीम ने जसोला गांव में छापेमारी की तो सबके होश उड़ गए। इस छापेमारी में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त रसेल, रुकोन, सुमन मिया के तौर पर की गई। ये तीनों बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, जबकि एक आरोपी की पहचान रतेश पाल के तौर पर की गई, जो त्रिपुरा, भारत का रहने वाला है। इन चारों को पकड़कर पुलिस टीम ने पूछताछ का सिलसिला शुरू किया तो किडनी लेने और देने वाले सभी के चेहरे एक एक कर उजागर होते चले गए। जी, हमने हमारी आईसी यूनिट क्राइम ब्रांच ने एक जो इंटरनेशनल किडनी रैकेट जो हमने पकड़ा है, इसमें 7 लोग गिरफ्तार किया है। इसमें बांग्लादेशी नेशनल्स इन्वॉल्व थे, जो कि पेशेंट भी बांग्लादेशी होते थे, डोनर भी बांग्लादेशी होते थे। तो इनका जो मास्टरमाइंड था रसेल और उसके 2 साथी वो गिरफ्तार हुए। उनका एक इंटरप्रेटर दोस्त जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उनके 2 डॉक्टर के स्टाफ। तो टोटल 7 हमने गिरफ्तार किए हैं जो कि ये किडनी रैकेट में इन्वॉल्व थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बारी थी किडनी कांड के नेक्सस को समझने की। लिहाजा पुलिस ने एक एक कर कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी तो चौंकाने वाला सच सामने आ गया। इस खेल का मास्टरमाइंड 29 साल का रसेल है, जो बांग्लादेश के कुश्तिया का रहने वाला है। यानी रसेल ही पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड है।
ये गिरोह बांग्लादेश के डायलिसिस सेंटर से शिकार चुनता था। नौकरी के नाम पर डोनर को दिल्ली लाया जाता। अल शिफा नाम की ट्रैवल कंपनी इन डोनर्स के रहने खाने का इंतजाम करती। फिर एक फ्लैट में डोनर रिसीवर की मुलाकात कराई जाती। इसके बाद एक नामी डॉक्टर के पास डोनर्स को ट्रांसप्लांट के लिए भेज दिया जाता था। इनका मोटा मोटी यही था कि ये बांग्लादेश से जरूर इन्वॉल्व थे और बांग्लादेशी नेशनल्स भी, जैसे मैं बताया, इन्वॉल्व थे। ये वहीं से लाते थे पेशेंट्स को और यहाँ पे उनको रुकवाते थे, उनके कागज वगैरह फर्जी बनवाते थे, जो भी रिक्वायरमेंट होती है पेपर वर्क की वो करते थे, टेस्ट कराते थे और ट्रांसप्लांट करा देते थे। जनरली वैसे तो केस टू केस वेरी करता था, बट जनरली जो पेशेंट है वो 20 से 25 लाख रुपए देता था अपने ट्रांसप्लांट के लिए। तो उसी में फिर ये आगे जो भी हॉस्पिटल की फीस है उसी से डॉक्टर अपना रखते हैं और बाकी जो नीचे लोग कागज वगैरह बनाने के लिए लोग अपना कमीशन वगैरह उसी में से करते हैं। सूत्रों की माने तो रसेल ने दिल्ली के जसूला गांव में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस किराए के फ्लैट में 5 से 6 डोनर रह रहे थे। ट्रांसप्लांट से पहले की सभी जांचें पूरी कर ली गई थी, लेकिन ऐन पहले पुलिस की रेड में सब रंग के हाथों पकड़े गए। छापेमारी के दौरान रसेल के कमरे से एक बैग जब्त किया जिसमें 9 पासपोर्ट, 2 डायरिया और एक रजिस्टर था। 9 पासपोर्ट डोनर और रिसीवर के थे और रजिस्टर में पैसे की लेन देन की जानकारी थी। इसके अलावा पुलिस ने मोहम्मद रोकोन के कमरे से भी एक बैग जब्त किया जिसमें 20 स्टाम्प और 2 स्टाम्पिंग पैड थी जो शायद नकली दस्तावेज बनाने के लिए थी। इस कहानी में सबसे बड़ा खेल पैसे का है। जरा इस खेल को भी समझ लीजिए। किडनी चोर का ये सौदा करीब 25 से 30 लाख में होता था। डोनर को करीब 4-5 लाख रुपए दिए जाते थे, जबकि डॉक्टर को करीब 2-3 लाख रुपए दिए जाते थे। फर्जी दस्तावेज पर करीब 50 से 60 हजार रुपए खर्च होते थे। ट्रैवल कंपनी को करीब 20 से 25% पैसे दे दिए जाते थे, जबकि मास्टरमाइंड रसेल के हिस्से में 8 से 10 लाख रुपए आते थे। जो मेन जो आरोपी है वो तो बांग्लादेशी है और इस मामले में जो डॉक्टर का नाम आया, डॉक्टर विजय का नाम आया, पिछले कई सालों से 15 साल से वो अपोलो में कार्यरत रही हैं, लेकिन वो ग्रेटर नोएडा में कुछ अस्पतालों का नाम आया, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल का नाम आया। तो किस तरह से उस हॉस्पिटल की भूमिका रही है? क्या हॉस्पिटल के अन्य लोगों की भी भूमिका भी तलाशी जाएगी या अस्पताल प्रशासन को आपने कोई खत लिखा है या जानकारी आपने मांगा है? नहीं, बिल्कुल जो भी ट्रांसप्लांट है वो होगा तो हॉस्पिटल में ही, और अभी तक कोई इस तरह से जितनी भी जांच हुई है उसमें अभी ऐसा और किसी का कोई लिंक नहीं आया। यानी किडनी को अपना धंधा बनाने वाले रसेल इस काले कारोबार से खूब पैसा छाप रहा था, जबकि वो खुद कभी किडनी डोनर रह चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों को शामिल करते हुए कई योजनाओं की घोषणा की गई। और इसी कड़ी में पर्यटन के क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया, जिसमें सड़कों और 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन के विकास पर रहेगा जोर। पर्यटन क्षेत्र पर खर्च किए जाएंगे 5000 करोड़। बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ का बजट। विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें से एक था राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास बोर्ड के गठन का फैसला। पर्यटन क्षेत्र पर 5000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा यूनेस्को हेरिटेज साइट जयपुर में 100 करोड़ के काम किए जाएंगे। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य, समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कुल 5.6% है एवं राज्य में लगभग 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से किसी न किसी रूप में आय अथवा रोजगार की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास को
गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लाई जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए नई पर्यटन नीति लाई जाएगी। हेरिटेज, रिलीजियस, इको टूरिज्म का विकास किया जाएगा। साथ ही 20 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए के बजट से सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। राजस्थान मंडपम का विकास भी इसमें शामिल है। 100 करोड़ रुपए से खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF बनाया जाकर हमारे इस कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। नए पर्यटन नीति लाने से प्रदेश में रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध होंगे। पर्यटन क्षेत्र के विकास से राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिसके चलते जहां रोजगार बढ़ेगा वहीं राजस्व में भी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर फतेहपुर में एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक शख्स का दावा है कि उसे 34 दिन में सांप ने 6ठी बार काटा है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी हैरान हैं। फतेहपुर से ये बेहद ही चौंकाने वाला वाकया सामने आया है, जिसे सुनकर कानों को यकीन नहीं होता। मलवा थाना इलाके के सौरा गांव के रहने वाले विकास द्विवेदी नाम के शख्स का दावा है कि वो सर्पदंश से पीड़ित है। इतना ही नहीं, 34 दिनों में सांप ने उसे 6ठी बार डस लिया। उसका ये भी कहना है कि जब जब सांप उसे काटता है तो वो उसका इलाज करवा के ठीक भी हो जाता है। उसके शरीर में कई निशान भी हैं। विकास का दावा है कि ये सांप के काटने के निशान हैं। जब सांप काटता है तो पहले से आभास हो जाता है और शनिवार और रविवार को सांप ने काटा है। फिर क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने क्या सलाह दी आपको? डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 3 बार जब काट चुका था तो डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि तुम कहीं अपना घर छोड़ के कहीं बाहर रहो जाके। तो हम अपने मौसी के यहाँ रहने गए थे, फिर भी वहाँ सांप ने हमको दोबारा से काट लिया। फिर आगे क्या हुआ? फिर इसके बाद में जब वहाँ से आए तो फिर चाचा के घर में रह रहे थे, वहाँ भी लास्ट बार सांप ने वहाँ भी काट लिया। विकास के घर वालों के मुताबिक पहली बार उसे 2 जून की रात को सांप ने काटा। परिजन उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले गए। 2 दिन भर्ती रहकर वो ठीक हो गया। दूसरी बार 10 जून की रात को फिर सांप ने काटा। इलाज के बाद फिर घर आ गया। इसके बाद विकास ने अतिरिक्त सावधानी बरती, लेकिन सांप के काटने का सिलसिला नहीं रुका। विकास के दिल में सांप का डर बैठ गया है। उसका कहना है कि सांप से बचने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, लेकिन सांप ने उसे फिर भी डस लिया। पहले से हमारे बाईं आंख फड़कने लगती है और अंदर से डर जैसा आभास होने लगता है कि आज के दिन ही काटेगा। अच्छा, आप सांप को देख पाते हैं जब काटता है? 3 बार देखा है, 3 बार नहीं देखा है। नहीं देख पाए हैं। क्या आपको और कोई आभास हुआ कि 9 बार काटेगा तो क्या होगा? हाँ, सांप ने मतलब पहले आभास हुआ था जब तीसरी बार काटा था, तब सपने के रूप में आया था। तीसरी बार जब सांप 9 बार काटेगा, 9 बार में 6 बार अभी काट चुका है और 9वीं बार में बोला है कि अपने साथ हम तुमको ले जाएंगे। कोई भी शक्ति, डॉक्टर, कोई भी तुमको कुछ नहीं बचा सकता। विकास के घर वाले भी बेहद चिंतित हैं। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा। इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं। कहता है कि मैं घर में लेटा रहता हूँ, मुझे सांप काट लेता है। काटने के बाद जैसे काटता है तो सीधे अस्पताल ही आता है, बाकी कहीं नहीं चले जाता है। और जाने के बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी स्नेक वेनम और जो सपोर्टिंग ट्रीटमेंट है, समझो अपना इमरजेंसी वाला, वो देते हैं। मरीज यानी 24 से 48 घंटे के बीच में ठीक भी होता है। सांप बार बार क्यों काट रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये मुमकिन हो सकता है? इस पर आसानी से यकीन तो नहीं किया जा सकता। शख्स के अपने दावे हैं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये कोई नहीं जानता।
फतेहपुर से न्यूज 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। और छतरपुर में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया जिसे देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई ऐसी अजब गजब चीजें होती हैं। पीड़ित पत्नियों की दास्तान से तो पूरे अखबार रंगे हुए हैं, लेकिन यहां मामला अलग है। सुनने वाले हैरान, ये है बीवी से परेशान। बीवी ने इतना सताया ये थाने चला आया। उसने मेरी अभी एक FIR करवा दी और 2010 में मेरी उससे शादी हुई थी। कहीं सुनी है ऐसी गुहार? दुविधा में पड़ गए जिम्मेदार। हमने थाने भिजवा दिया जांच के लिए, जांच और ऐसे ही नहीं MP अजब और गजब है। पूरी दुनिया की खबरें जब पति की प्रताड़ना की खबरों से रंगी पड़ी है, तब एक पति की ये गुहार आपको चौंका देगी। आप भी कहेंगे ओह माय गॉड। छतरपुर के SP ऑफिस का स्टाफ भी सन्न रह गया कि भला ऐसा भी होता है क्या। इस पीड़ित पति का नाम है फूलचंद कुशवाहा। पहले आरोप जान लीजिए। पत्नी द्वारा परेशान हूँ। क्या मामला है? उसने मेरी अभी एक FIR करवा दी और 2010 में मेरी उससे शादी हुई थी। लगभग 14 साल में उसके साथ रहा। अब मुझे पता चला कि उसने 5-6 शादियां पहले से कर रखी थी। अब उसके कई लोगों से संबंध भी है तक। एक है वहीं देरी रोड में कोई सलमान नाम का लड़का, वो तो घर ही में आता है, उससे संबंध उसके। कथित तौर पर विनीता और ब्रजेश और सलमा के खिलाफ इस शिकायत में फूलचंद कह रहा है कि एक नहीं कई पतियों को फंसा चुकी है उसकी पत्नी। साल 2000 में रामवीर तोमर, फिर धर्म बदलकर भूरे खान, फिर 2008 में अजय खरिया, 2009 में जगदीश सिंह। इसके बाद आया फूलचंद का नंबर, जिसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है पत्नी। इस अनोखे मामले ने पुलिस की पेशानी पर बल पैदा कर दिए। पुलिस भी IPC से लेकर BNS तक की धाराएं खंगाल रही है। ये कल ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है फूलचंद कुशवाहा का, जिसमें फैमिली इशू और अपनी वाइफ के बारे में कुछ उनके द्वारा लिख किया गया है। इसको हमने थाने भिजवा दिया जांच के लिए, जांच अनुसार इसमें आगे बढ़ेगा। इंडियन पीनल कोड और भारतीय दंड संहिता के बीच पुलिस और पब्लिक इस मामले के सामने आने से औचक है। अब फूलचंद के आरोपों का सच क्या है ये जांच में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये पति सोशल गलियारे में गपशप और खुसर का सबब बना हुआ है। नरेंद्र सिंह परमार, छतरपुर, न्यूज 18। आधा भारत इस वक्त कुदरत के कहर से कांप रहा है। पहाड़ हो या मैदान, मूसलाधार बारिश और बाढ़ सब कुछ तबाह कर देने के लिए आमादा है। कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें, कहीं दर के पहाड़, कहीं मूसलाधार बारिश से हाहाकार। मौसम के रौद्र रूप से कांपा आधा भारत। कुदरत जब अपने रौद्र रूप में होती है तो ऐसी ही डराने वाली तस्वीरों से इंसान का सामना होता है। सैलाब की टक्कर न इंसानों को बख्शती है, न इंसान की बनाई किसी दूसरी चीज को। हालात तब और भयानक हो जाते हैं जब चंद घंटों के भीतर बारिश अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर जाती है। सबसे पहले आपको गुजरात के अलग अलग जिलों से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के द्वारका से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ के टंकरिया प्रेमसर गांव को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी में समा चुकी है, जिस वजह से कई लोग सैलाब के बीचों बीच फंस गए। सभी लोगों को रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया गया। अमरेली में प्रचंड बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा असर कुकावाब तालुका पर हुआ है, जहां बाढ़ का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, जबकि बीच सड़क पर उमड़े सैलाब की वजह से ये कार भी फंस गई है।
जिसे कड़ी मेहनत के बाद निकाला जा सका। गुजरात के ही राजकोट में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई। ये तस्वीरें पापाटपारा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से नाला किसी दरिया में तब्दील हो गया है, जिस वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सैलाब के टक्कर ने पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। शारदा नदी के पानी में अचानक आए उफान ने पूरे बिनौरा गांव को अपने आगोश में ले लिया है, जिस वजह से भारतीय वायुसेना को रेस्क्यू के मिशन पर लगाया गया है। जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी और पीएससी की बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की वजह से पीलीभीत टनकपुर रेल मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिले की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिस वजह से दुश्वारियां और बढ़ती जा रही हैं। दिक्कत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को भी हो रही है। सैलाब के पानी में बहकर ये मगरमच्छ भी आबादी वाले इलाके तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की हैं। यहाँ बाढ़ का पानी गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। आलम यह हो चुका है कि थाना परिसर भी सैलाब के जद में है और आवाजाही के लिए नाव का ही सहारा बचा है। मैदानी इलाकों से अब रुख करते हैं पहाड़ों का, जहां कुदरत तबाही मचाने को आमादा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ जोगी धारा के नजदीक अचानक पहाड़ का एक सैकड़ों टन वजनी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का यह हिस्सा गिरा, वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ों में पानी की दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो सकती है। लघु सिंचाई और उरेडा ने प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलकर एक ऐसा प्रयोग किया जिससे बिना बिजली के ही पानी लिफ्ट हो जाएगा और उत्तराखंड में यह ऐतिहासिक प्रयोग पहली बार पिथौरागढ़ में किया गया। पहाड़ों में नदी के साथ गाढ़ गधेरों में साल भर पानी बहता है, लेकिन ये पानी लोगों से दूर होने के कारण उनकी जरूरतों को पूरा कर नहीं पाता। यही वजह है कि नदियों से घिरे उत्तराखंड में हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है, लेकिन अब ये संकट आसानी से दूर हो सकता है। उत्तराखंड में पहली बार पानी से पानी देने की तकनीक पर काम किया जा रहा है। ग्वालिसेरा गांव में यह प्रयोग पूरी तरह से सफल भी रहा है। हाइड्रो पावर तकनीक पर आधारित पंप से साल भर एक गांव बिना बिजली के पानी पी सकता है। ये जो यूनिट हमने लगाया है, ये बिना बिजली के आपको पंप से पानी को लिफ्ट करने के लिए है और इसका कॉन्सेप्ट हाइड्रो पावर का ही है, जो मिनी हाइड्रो पावर है। इसको हम पंप एज टरबाइन कहते हैं। इसमें एक हम पंप को यूज कर रहे हैं एज ए टरबाइन। 2 किलोवाट कैपेसिटी के पंप से 50 मीटर तक की ऊंचाई पर आसानी से पानी पहुंचाया जा सकता है। हैरानी की बात यह भी है कि ये पंप 24 घंटे पानी लिफ्ट करा सकता है। 2 किलोवाट के पंप को इंस्टॉल करने की लागत भी 10 से 12 लाख के बीच ही आती है और जरूरत पड़ने पर इस पंप से बिजली भी बनाई जा सकती है। किर्लोस्कर ब्रदर्स इससे पहले केरल, महाराष्ट्र और हिमाचल में इस तकनीक से कई इलाकों को पानी के संकट से मुक्ति दिला चुके हैं। जो नदी नाले हैं उनसे 12 मास पानी रहने वाले, उससे हम टेप करके उसको ऊंचाई वाली जगहों में ले जाके सिंचाई का काम या पेयजल के लिए या उधर से पाइप से ग्रेविटी से दूर 2-3 किलोमीटर आगे तक बढ़ा सकते हैं। इससे जो बेनिफिट है इसका ये है कि अगर जो हमारा हेड है, अगर गधेरा है नदी पे हमने हेड बनाया है, एक तो इंस्टॉलेशन इजी है, छोटा इक्विपमेंट है। दूसरा है कि अगर डिस्चार्ज लीन पीरियड में थोड़ा कम भी होता है तो ये कम डिस्चार्ज में भी जो है, कम पानी के डिस्चार्ज में भी ये आपको जो है अच्छा आउटपुट दे सकता है। पानी से पानी लिफ्टिंग तकनीक से पेयजल के साथ ही सिंचाई की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। पहाड़ों में छोटी जोत पर खेती और बागवानी होती है, ऐसे में खासकर छोटे काश्तकारों के लिए ये तकनीक खासी फायदेमंद साबित हो सकती है। ग्वालिसेरा के सफल प्रयोग के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका फायदा सभी जरूरतमंदों को मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
वे पिछले 40 घंटे से ठप है, जिसे खोलने का काम जारी है। पाताल गंगा में भी पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ता बंद हो चुका है। जगह जगह रास्ता बंद होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही। यात्रियों का कहना है कि जोशीमठ में होटल मालिक डबल पैसे उनसे अब वसूलने लगे हैं। तो बद्रीनाथ हाईवे ठप है, जिसकी वजह से जो बद्रीनाथ धाम के लिए दर्शन करने के लिए वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, अब सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को हो रही है, क्योंकि उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ और अन्य इलाकों में जो होटल के मालिक हैं वो उनसे अब दोगुना वसूली कर रहे हैं, पैसे उनसे ले रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी बन चुकी है हाईवे बंद होने की वजह से वहां पर रहना, जिसका फायदा अब होटल के मालिक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरीके से सजग हो गया है और वो रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि आवागमन करने वाले उस हाईवे से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए मारो राजस्थान।